मैं ओमवीर धनखड़ गवर्नमेंट कॉलेज ब्रॉड इस सीरीज में एक बार दोबारा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं यानी कि ओशियंस करंट। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये महासागरीय धारा है क्या। कई बार हम लोग जब इसको अध्ययन करते हैं तो आंखों में एक इमेज सी क्रिएट तो जरूर होती है कि जल की एक बहुत बड़ी राशि जब अपना स्थान छोड़ के आगे बढ़ती है, लेकिन ये बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि एक निश्चित दिशा में ये राशि आगे बढ़ेगी। मैं कहता हूं कि महासागर के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ जल की एक विशाल राशि जब एक निश्चित दिशा में, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जब एक निश्चित दिशा में जल की एक राशि अपने स्थान को छोड़कर अगले स्थान पर पहुंचती है, विस्तृत क्षेत्र का बदलाव होता है, तो वो स्थान महासागरीय धारा कहलाती है। एक बात जब हम बात कर लेते हैं महासागरीय धाराओं की तो दो बात निकल के आती है, एक है कि गर्म धाराएं और एक है ठंडी धाराएं। महासागरों में अक्सर दो प्रकार की धाराएं हमें नजर आएंगी, गर्म महासागरीय धाराएं और ठंडी महासागरीय धाराएं। जब गर्म महासागरीय धाराओं की बात करेंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये वो महासागरीय धाराएं होंगी जो भूमध्य रेखा या फिर उष्णकटिबंध के क्षेत्रों में, यानी कि मैं अगर बात करूं, ये मानिए 0 डिग्री का क्षेत्र है, ये 23.5 कर्क रेखा, ये 23.5 मकर रेखा, तो इस उष्णकटिबंध वाले क्षेत्रों में जो महासागरीय धाराएं चलती हैं वो गर्म जल की धाराएं रहेंगी। और जो ठंडी जो महासागरीय धाराएं रहेंगी वो आप समझ सकते हैं जो उच्च अक्षांशों से या फिर मैं ये कहूं कि ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगी। यानी कि कहने को ये है साधारण शब्दों में कि जब किसी महासागरीय धारा भूमध्य रेखा से बाहर की तरफ उच्च अक्षांशों की तरफ चलती है, ध्रुवों की तरफ जाती है, तो वो गर्म महासागरीय धारा रहेगी, जैसा कि पवनों में भी हुआ था। और इसका वाइस वर्सा करेंगे कि जब कोई महासागरीय धारा उत्तर की तरफ से और निम्न अक्षांशों की तरफ यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ जब भी आएगी तो वो आपकी ठंडी महासागरीय धारा रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगती है वो ये है कि महासागरीय धाराएं आखिरकार उत्पन्न क्यों होती हैं। जो मेरे दिमाग में शुरू से ये पॉइंट रहा कि आखिरकार इनकी उत्पत्ति के क्या कारण है, कि क्यों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। उत्पत्ति के कारणों के बारे में डिस्कस करते हैं आइए और देखते हैं कि बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन जो मुझे इसमें जवाब को खुद सेटिस्फाई करने वाला जवाब लगा वो है प्रचलित पवने। मैं आपको बताता हूं, देखिए प्रचलित पवनों की जब भी बात हमारे दिमाग में आएगी तो दो बातें बिल्कुल स्पष्ट नजर सामने आएंगी हमारी कि वे पवने साल भर एक ही दिशा में चलती रहती है, ठीक है ना। चाहे तो वो आपकी प्रचलित पवनों के नाम लोगे तो आप क्या कहोगे, भाई पूर्वा पवने हैं, सन्मार्गी पवने जिनको हमने कहा था, व्यापारिक पवने जिनको हमने कहा था। इसके बाद में दूसरी हमारी कौन सी थी, पछवा पवने थी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही थी, और ऊपर वाली थी ध्रुवीय पवने। अब यहाँ ध्रुवीय पवनों का खेल थोड़ा कम है महासागरीय धाराओं में। ध्रुवीय पवनों का खेल कम क्यों, क्योंकि वहां वो क्षेत्र बर्फ से ज्यादा ढका रहता है, तो चाहे जल हो वो भी जम जाता है उन क्षेत्रों में। तो दो पवने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक पूर्वा पवने और एक आपकी पछवा पवने। इनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए होता क्या है। आपको पता है कि भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के बीच में, इस क्षेत्र विशेष के बीच में अक्सर पूर्व से पश्चिम की तरफ हवाएं चलती हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया था, पूर्वा पवने या सन्मार्गी पवने। अब वो जो पवन चलेंगे ना तो वो क्या करेंगी, जल की विशाल राशि को महासागरों के पूर्व से उठा के और पश्चिम की तरफ ले जाएंगी अपने साथ। जो फ्लो ऑलरेडी वो कर रही है, जिस दिशा में वो बह रही है उसी दिशा में उनके साथ साथ जल भी आगे बढ़ता रहता है। और इसका विपरीत देखिए, जिन क्षेत्रों में पछवा पवने चलती है, मैंने आपको बताया था नीचे वाले क्षेत्रों के बारे में, बहुत तेज गति से पवने चलती है। यहाँ पे 40, 50, 60 में मैंने नाम भी बताए थे आपको। वो पवने क्या करेंगी, पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ अपने साथ जल की महासागरीय धाराओं को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रचलित पवने एक अहम रोल निभाएंगी किसमें, महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के लिए। और जिस दिशा में पवने बढ़ेंगी महासागरीय जल भी उसके साथ साथ उसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, प्रोग्रेस करता रहेगा। चाहे तो आप गल्फ स्ट्रीम की बात कर लीजिएगा, चाहे आप क्यूरोसियल धारा की बात करिए, वो सारी की सारी प्रचलित पवनों से प्रभावित है। एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो था तापमान में भिन्नता। देखिए मैं आपको बताता हूं तापमान का क्या रोल रहेगा। बहुत साधारण शब्दों में एक बात समझिएगा कि जिस क्षेत्र विशेष में तापमान अधिक होगा वहां का जल गर्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। गर्म होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, यानी उसका फैलाव बढ़ जाएगा और वो ऊपर की तरफ उठेगा। हल्का होगी तो ऊपर की तरफ उठेगा। दूसरी तरफ देखिए क्या हालत होगी, जहां ठंडा जल होगा
वहां ठंडा जल होगा तो वो क्या होगा, भारी होगा, और भारी होगा तो वो जल क्या करेगा, नीचे बैठने की कोशिश करेगा। बहुत साधारण बात है। जिन क्षेत्रों में तापमान ज्यादा वहां का जल थोड़ा ऊपर उठा हुआ है हल्का होकर आयतन बढ़ने के कारण, और जिन क्षेत्रों में आपका जल ठंडा है वो नीचे बैठा हुआ है भारी होने के कारण। अब एक तरफ ज्यादा ऊंचाई के ऊपर और एक तरफ गहराई पे जल दबा हुआ है तो ऊंचे की साइड से नीचे की तरफ जल का फ्लो शुरू हो जाता है। ऐसा देखिए, मैं आपको एक बार ये नाम जब लूंगा जब मैं आपको मैक्सिको की खाड़ी में लेके चलूंगा, मैं आपको बताऊंगा गल्फ स्ट्रीम की बात करूंगा, उस दौरान में मैं आपको यही पॉइंट बताऊंगा कि मिसिसिपी, मिसौरी जैसी नदियां अपना बहुत सारा जल कहां पे डाल देती है, मैक्सिको की खाड़ी में डालती हैं। और इसके साथ साथ ये जो पवने लेके आई थी पूर्वी पवने, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में वो पानी की मात्रा को बढ़ा देती है और इस साइड इस क्षेत्र विशेष में पानी का स्तर नीचे हो जाता है। फिर ये धारा यहाँ से जल को आगे बढ़ा के और इस तट के साथ साथ स्कैंडिनेवियन तट के साथ साथ आगे बढ़ती हुई एक नई धारा का जन्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ जल ऊंचा हो गया है और दूसरी तरफ नीचा हो गया। ठीक हो गया। तीसरी बात अगर मैं करता हूं तो मैं वाष्पीकरण की बात करूंगा। एक प्रचलित पवनों के कारण, एक तापमान के कारण और एक वाष्पीकरण के कारण। देखिए जरा समझिए इस पॉइंट को। जहां वाष्पीकरण होगा, साधारण बात है वहां गर्मी ज्यादा होगी, यानी कि सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा रहेगी। सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा रहेगी तो फिर वही बात कि जल हल्का होकर ऊपर उठेगा ना। और इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी पता है कि उन क्षेत्रों में वाष्पीकरण ज्यादा होता है, उन क्षेत्रों में क्या होती है, सैलिनिटी यानी कि लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण जल का जो क्षेत्र है वो भारी होकर नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो एक क्षेत्र ऊपर और एक क्षेत्र नीचे, यही काम वाष्पीकरण के प्रभाव के द्वारा भी जल ऊंचे से नीचे की तरफ फ्लो करने लग जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, छोटे छोटे माइनर कारणों में मैं आपको बताऊं तो एक इसने बताया है तट की आकृति, यानी कि किस प्रकार का तट है। जैसे देखिए, ये देखिएगा, आपको पता है कि ब्राजील का तट है, यहां से निकलने वाली जो मध्य अटलांटिक महासागर की पहली जो धारा है वो तट के साथ टकरा के कुछ ऊपर की तरफ उठ गई, कुछ नीचे की तरफ आ गई। सेम प्रशांत महासागर में वही काम हुआ, पापुआ न्यू गिनी के साथ टकरा के एक धारा ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ क्यों चलने लगी, ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ भी यही हुआ कि ये बेंगोला की धारा इसके साथ टकरा के ऊपर चढ़ गई, तट के साथ साथ कुछ हिस्सा नीचे निकल गया। यानी कि महासागरीय धाराओं को उनके रास्ते में पड़ने वाला स्थान कैसा है वो भी प्रभावित करता है। क्लियर हुई ना ये बात भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई जैसा उनको रास्ता मिलेगा उस रास्ते के अनुसार उनका स्वभाव भी और उनका क्षेत्र भी मोड़ खाता जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे कारण हैं जो आपकी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण है। जो हमारे मन में एक सवाल उठा था बहुत बड़ा सा कि भाई आखिरकार महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती क्यों है, ये उसका जवाब रहा। अब हम पढ़ते हैं महासागरीय धाराओं और अलग अलग महासागरों की अलग अलग महासागरीय धाराओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया ये बात और मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि महासागरीय धाराएं अपना एक चक्कर पूरा करती हैं। चाहे वो किसी भी महासागर की धारा हो, उसको हम दो प्रकार से अध्ययन करेंगे, एक भूमध्य रेखा से ऊपर वाले महासागर, एक भूमध्य रेखा से नीचे वाले महासागर। ऊपर वाले महासागरों को साथ में कहना हम बात कर रहा हूं उत्तरी गोलार्ध में जो क्षेत्र पड़ता है, दक्षिण गोलार्ध में जो क्षेत्र पड़ता है वो दक्षिण गोलार्ध की महासागरीय धाराएं रहेंगी। जैसे देखिए, हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की धारा। प्रशांत महासागरीय धाराओं की जब हम बात करेंगे तो इसको दो भागों में बांट लेंगे। एक भाग क्या बनाएंगे, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराएं, और दूसरा हम बना देंगे क्या, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराएं। अब ये दो महासागरीय जो धाराएं हैं ये अलग अलग अपना सर्कल पूरा करते हुए और उस क्षेत्र विशेष के साथ अपना काम करेंगे। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं उन महासागरीय धाराओं में। मैं प्रशांत महासागर की पहली धारा लेता हूं, उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म जल की धारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। सबसे पहले जब हम इस धारा की बात करेंगे तो आपको पता है कि इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि ये प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन मैप है। जब हम 3 डायमेंशन इसको करेंगे, ग्लोब पे देखेंगे तो ये क्षेत्र एक दूसरे के साथ लगेगा। ठीक है, ये आपको पता है कि ये सारा का सारा हिस्सा क्या है, मध्य अमेरिका का हिस्सा है, क्योंकि इसके ऊपर पड़ता है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, और ये नीचे आपको पता है कि ये मध्य अमेरिका के 7 छोटे छोटे द्वीप देश के हैं, जिसमें आपका कैरिबियन सागर भी है। तो जो मैं पहली महासागरीय धारा की बात करना चाह रहा हूं, उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा, वो शुरू होती है मध्य अमेरिका के इस हिस्से से और शुरू होकर पूर्वी पवनों के प्रभाव के कारण
किस तरफ चलेगी? पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेगी। ध्यान रखिएगा, अगर ये यहां से शुरू होकर पूर्व से पश्चिम की तरफ चली है तो ये जापान के तट या क्यूराइल के जो तट है उनकी तरफ बढ़ रही है। श्योर हो गई बात? अब आपको पता है कि इसका टकराव होगा फिलीपींस के साथ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिलीपींस द्वीप। वो जो धारा उधर से चली थी वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती हुई सबसे पहले फिलीपींस द्वीप समूह के साथ टकराती है, और इस द्वीप के साथ टकराने के बाद आपको पता है कि ये क्या करेगी? दूसरी धारा बनेगी, और उस धारा का नाम है क्यूरोसियो की धारा। क्यूरोसियो गर्म जल की धारा। गर्म जल धारा क्यों कहलाएगी? क्योंकि आपको पता है कि ये सारी की सारी अभी भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों में चल रही है। जैसे ही आप बहुत ध्यान रखिएगा, उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा पूर्व हवाओं के प्रभाव में आकर जब आगे की तरफ बढ़ती है तो फिलीपींस द्वीप समूह के साथ टकराती है, और फिलीपींस द्वीप समूह रहेगी वो हमारी रहेगी उत्तरी प्रशांत गर्म धारा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं होता क्या है। जब फिलीपींस द्वीप के साथ क्यूरोसियो की धारा जापान के तटों के साथ ऊपर चढ़ती है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो पश्चिम पवनाओं के प्रभाव में आकर, अब ये क्षेत्र 30 डिग्री से ऊपर जाने के बाद आपको पता है 30 डिग्री नॉर्थ में जाने के बाद क्या करेगी? पश्चिम पवनों के प्रभाव में आएगी और वो पश्चिम से पूर्व की तरफ फ्लो करने लग जाती है, और वो जो धारा कहलाएगी वो उत्तरी प्रशांत गर्म धारा के नाम से जानी जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने की बात ये है कि अगर ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि किस तरफ आ रही है? ये अमेरिका के पश्चिमी तट की तरफ आ रही है। क्लियर हो रहा है ना? और अमेरिका के पश्चिम की तरफ आ रही है तो चौथे नंबर की जो धारा बनेगी वो धारा बनेगी हमारी कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। मैं आपको बताता हूं, देखिए जब ये उत्तरी प्रशांत गर्म धारा पश्चिम पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व की तरफ आई तो ये देखिए वैंकूवर, ये लिखा हुआ वैंकूवर, वैंकूवर द्वीप समूह है, छोटा सा द्वीप है वैंकूवर। उस वैंकूवर द्वीप के साथ टकराती है और दो भागों में बढ़ती है। एक भाग क्या करेगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अलास्का की गर्म जल धारा। इसी के साथ में नाम लिखेंगे हम अलास्का की गर्म जल धारा। एक बात मेरा बहुत ध्यान रखने योग्य है कि कैलिफोर्निया की धारा ठंडी धारा और अलास्का की गर्म धारा दोनों किसका रूप है आगे बढ़ी हुई? उत्तरी प्रशांत गर्म धारा का। उत्तरी प्रशांत गर्म धारा जब वैंकूवर द्वीप के साथ टकराती है तो दो भागों में टूटती है। एक भाग उत्तर की तरफ अलास्का की तरफ बढ़ता है जो गर्म जल की धारा है, और दूसरा भाग क्या करेगा? नीचे की तरफ कैलिफोर्निया के तट के साथ जो कि उत्तरी अक्षांशों से निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ आ रही है, तो ये कैसी धारा बन जाएगी? ठंडे जल की धारा बन जाएगी। इस प्रकार से इस धारा के मैं कहता हूं कि दो रूप हो गए हैं, एक आपका कैलिफोर्निया की ठंडी धारा और दूसरा आपका क्या रहेगा? अलास्का की गर्म जल धारा। और कैलिफोर्निया की यही ठंडी जल धारा आगे चलकर पहली जो महासागरीय धारा थी हमारी उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा, उसमें मिलकर अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है। समझ आ गया? इसके साथ साथ एक ठंडी धारा ऊपर से आती है जिसका नाम आपको मैं बताना चाहूंगा, उसको हम क्यूराइल या ओनेशियो की धारा भी कहते हैं। क्यूराइल की जो धारा है वो एक धारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊपर की तरफ से निकल के आती है ओकोटस सागर। देखिए इसमें ये रहा ओकोटस सागर, OKHOTSK, सी ऑफ ओकोटस, यहां से निकल कर आती है। इसका मतलब रसिया के पूर्व से ये धारा निकल के आ रही है और ओकोटस सागर से चलकर नीचे कौन सी धारा आ रही थी? क्यूरोसियो की धारा, और ऊपर से आ गई क्यूराइल की ठंडी धारा। क्यूराइल की ठंडी जो धारा है ना, क्यूराइल की ठंडी धारा निकल के आई है ऊपर से, और नीचे से अपनी धारा गई है क्यूरोसियो, उससे मिलती है और यहाँ पे घना कोहरा छाकर और मछलियों के लिए प्लैंकटन भोजन का एक अच्छा निशान बनाती है, और ये स्थान मछली पकड़ने के लिए बहुत फेमस हो जाता है। ये रहा आपका प्रशांत महासागर के, उत्तरी प्रशांत महासागर की सारी धाराएं। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम काम करेंगे कौन से महासागर की धाराओं पे? प्रशांत महासागर की दक्षिणी हिस्से वाले महासागरीय धाराओं की बात करेंगे। तो एक आपका रहेगा दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जल धारा, जो कहां से शुरू होगी? फिर वो अमेरिका के इन तटों से शुरू होगी, मध्य अमेरिका के क्षेत्र से निकलेगी, और मध्य अमेरिका के क्षेत्र से निकल के पहली जो धारा है मध्य अमेरिका के क्षेत्र से निकल के पूर्वी पवनों के प्रभाव के साथ साथ आगे बढ़ती हुई कहां टकराएगी? पापुआ और न्यू गिनी के साथ टकराएगी।
आपको पता है। और उसके बाद में पापुआ और न्यू गिनी के तट के साथ टकरा के ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक शब्द साथ में जोड़ना है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जल की धारा के नाम से जानी जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के पूरे तट के साथ साथ वो धारा आगे बढ़ती है कंप्लीट प्रोसेस के रूप में। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को कवर करके ये तस्मानिया के क्षेत्र में पहुंचती है, उसके पास में ये जबरदस्त तेजी के साथ पछुआ पवनों के प्रभाव में पड़ता है ये क्षेत्र। और पछुआ पवनों के प्रभाव में पड़ने से ये किसके आती है? दक्षिणी प्रशांत प्रभा के नाम से जानी जाती है, दक्षिणी प्रशांत प्रभा। और ये पड़ता है उन क्षेत्रों में जहां पे आपके गरज का 40% 50 और चीख का 60 जैसी हवाएं चलती हैं, वो इसको क्या करती है? पश्चिम की तरफ धकेल देती है। और जब ये क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने लगता है तो आपको पता है कहां जाएगा? बताइए। दक्षिण अमेरिका के तट के साथ पहुंचेगा, क्योंकि वो वाला हिस्सा आगे जाकर इसी में जुड़ेगा। और ये लंबा सा देश जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, चिली और पेरू देश मैंने आपको बताए थे, ये चिली के तट या पेरू के तट के साथ में पहुंचेगी। और आपको पता है कि इस तट में पहुंचने के बाद ये पेरू की धारा के नाम से जानी जाती है, पेरू की ठंडी धारा। पेरू की ठंडी धारा, जिसे हमने हम्बोल्ट धारा भी कहा था। और हम्बोल्ट धारा कहने के पीछे हमारा मकसद क्या था? क्योंकि हम्बोल्ट महोदय ने, जो हमने डायग्राम लगा रखा है अपने रूम में, हम्बोल्ट महोदय ने इस धारा को सबसे पहले पहचाना था। इसलिए हमने इस धारा का नाम क्या रखा था? हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा के नाम से हमने इसको पहचाना था। ये पेरू की ठंडी धारा या हम्बोल्ट की धारा एक ही बात है। और फिर यही धारा इस तट के साथ टकरा के वापस उसी धारा में मिल जाती है जहां से इसका उद्गम हुआ था, दक्षिण भूमध्य रेखीय गर्म धारा। ठीक है, इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे आगे अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं दोनों के दोनों महाद्वीपों की। एक बार देखते हैं अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की धाराएं फिर दो भागों में बनाएंगे, उत्तरी अटलांटिक और एक आपका बनेगा दक्षिणी अटलांटिक। अब ये देखिए, ये सारा का सारा जो महासागर है, ये सारा का सारा जो महासागर है, ये आपका कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। और ये आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इससे ऊपर का क्षेत्र क्या रहेगा? उत्तरी अटलांटिक, और इससे नीचे का क्षेत्र क्या रहेगा? दक्षिण अटलांटिक। अब हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, उस दौरान आप मुझे याद दिलाइए, मैं एक बार आपको सार गैसों सागर की बात भी करूंगा। सार गैसों सागर क्या है और सार गैसों सागर की क्या विशेषताएं है, ये वर्ड आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा। एक नया वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, सार गैसों सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की पहली धारा की, जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय गर्म जलधारा कह सकते हैं। पहली जलधारा तो ये तो सीधी सी बात है, गर्म ही रहेगी। और ये कहां से शुरू होगी? ये आप देखिए भूमध्य रेखा से ऊपर वाले क्षेत्रों में अफ्रीका के इस तट से ये निकलेगी और पूर्वी हवाओं के प्रभाव में आकर ये किसकी तरफ चलेगी? ये ब्राजील के क्षेत्र की तरफ चलेगी। ये देखिए ब्राजील का तट है, ब्राजील के तट के साथ साथ ये ऊपर जो इसके लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर में आप किसका नाम लेते हो? कैरिबियन सागर में आप जमैका का नाम ले सकते हो। जमैका किस गेल की भूमि है, या फिर आप गिनी का तट कह सकते हैं, या फिर इसमें आपने क्यूबा का नाम लिया जा सकता है। ये वेस्ट इंडीज के जो छोटे छोटे द्वीप हैं, प्यूर्टो रिको भी कह सकते हैं। तो कैरिबियन सागर के तटों के साथ पहुंच के कौन सी धारा बनेगी? कैरिबियन धारा, कैरिबियन गर्म जल की धारा, कैरिबियन गर्म जल धारा। इसी का आगे बढ़ा हुआ रूप कौन सी का? उत्तरी अटलांटिक गर्म जल धारा का आगे बढ़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा? कैरिबियन गर्म जल धारा के नाम से जाना जाएगा। और जब ये जल उसके तट के साथ साथ ऊपर की तरफ उठता है, और ऊपर की तरफ उठ के ये जाएगा सीधा, यहां देखेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये कैरिबियन तट जब ऊपर उठा है और मैक्सिको की खाड़ी में गया, तो मैक्सिको की खाड़ी में जाने के बाद आपको पता है किसके साथ क्या होगा? एक जल की धारा का नाम बनेगा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा गर्म धारा। आपको पता है कि फ्लोरिडा को जैसे ही कवर करके, ये देखिए ये रहा फ्लोरिडा, आपका इसी क्षेत्र विशेष में ये फ्लोरिडा है। और फ्लोरिडा के बाद में ये गया आपका, ये देखिए फ्लोरिडा स्टार
और यहाँ से जब ये जल पहुंचा है इस क्षेत्र विशेष में, तो आपको पता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो बड़ी बड़ी नदियां मिसिसिपी मिसौरी अपना जल डाल देती है और ये जल को ऊंचा उठा देती है। और ऊंचा उठाने के कारण फिर क्या होता है, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर का जल नीचे है, मैक्सिको की खाड़ी का जल ऊपर है। तो होता क्या है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से यहां तट के साथ साथ, स्कैंडिनेवियन तट बोलते हैं इसको हम, स्कैंडिनेवियन तट के साथ साथ होता क्या है कि ये पानी की जो धारा है ये आगे बढ़ती है और गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से जानी जाती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा के नाम से जानी जाती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा। और जब ये धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में पड़ के आगे बढ़ती है तो सीधा ये आपके इस तट के साथ न्यूफाउंडलैंड के तट को क्रॉस करती हुई, न्यूफाउंडलैंड के तट को क्रॉस करके स्कैंडिनेवियन यहां पहुंचेगी, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड के तट के साथ। तो ये टकराएगी जाके किसके लिए, नॉर्वे के तट के साथ, नॉर्वे के तट के साथ गर्म जल धारा के रूप में। नॉर्वे के तट के साथ दो प्रकार से बटेगी, फिर एक क्या बटेगी, नॉर्वे की गर्म जल धारा, और एक नीचे की तरफ आएगी जो स्पेन के लिए चलेगी, स्पेन के साथ साथ चलेगी और वो कहलाएगी आपकी कैनारी की ठंडी धारा। नंबर 6 पे लगेगा कैनारी की ठंडी धारा जो आपकी स्पेन के तट के साथ साथ चल रही है। मैं आपको बता देता हूं, जो ये गल्फ स्ट्रीम धारा है इसको यूरोप का कंबल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, गल्फ स्ट्रीम की धारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता देता हूं कि क्यों कहते हैं इसको हम यूरोप का कंबल। ऐसा माना जाता है कि गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म जल की धारा है वो उच्च अक्षांशों में पहुंचती है तो वहां के क्षेत्र को ये गर्म कर देती है, और जो क्षेत्र बर्फ से ढक जाना चाहिए था वो बर्फ से जमता नहीं है बल्कि खुला रहता है और वहां के टेम्परेचर को थोड़ा ऊंचा रख देता है, इसलिए इसको कंबल बोलते हैं। किसका, यूरोप का। एक बात याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम 50 से 60 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्र को भी खुला रखती है, जबकि उससे नीचे के क्षेत्र जो 40-45 में वो भी जम जाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है जो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड के क्षेत्रों में अपना प्रभाव डालती है और इसलिए उसको यूरोप का गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी धारा जो कि नॉर्वे के तट से टकरा के ऊपर की तरफ उठी थी और एक नीचे की तरफ आई थी, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी में से होती हुई कैनारी की धारा के नाम से जानी जाती है, जो कि ठंडे जल की धारा रहेगी और वापस उसका मिलन किसमें हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक गर्म जल धारा में मिल जाएगा और ये इनका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। इसी प्रकार से जब मैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करूंगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जब मैं बात करूंगा तो इसकी महासागरीय धाराएं भी हम कर लेते हैं एक बार। और सबसे पहले जो धारा हमारी रहेगी वो आपको पता है दक्षिणी अटलांटिक गर्म जल धारा। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज को नोट करिएगा, जब ये धारा यहां गे ऑफ ग्योना के पास से निकलती है और पूर्व की तरफ बढ़ती है, पश्चिम की तरफ बढ़ती है पूर्व की तरफ से चल के, तो किसके साथ टकराती है, ब्राजील के तट के साथ। साओ पोलो आपने सुना होगा, साओ पोलो आपने सुना होगा, रियो डी जेनेरो आपने सुने होंगे। तो ये इस तट के साथ जब टकराती है तो तट के साथ टकराने के बाद में इस धारा का नाम पड़ता है ब्राजीलियन धारा या फिर ब्राजील की गर्म जल धारा। ब्राजील की गर्म जल धारा जो क्या करती है, ब्राजील के तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने लग जाती है। और जब ये उत्तर से दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ आती है तो अगले नंबर पे जब इसके साथ टकराएगी तो ये क्या कहलाएगी, दक्षिणी प्रशांत प्रभाव। दक्षिणी प्रशांत प्रभाव बहुत स्पीड के साथ ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आके टकराती है और फिर इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ हो जाती है। और जब पश्चिम से पूर्व की तरफ ये हवाएं आगे बढ़ती हैं तो आपको पता है कि अफ्रीका का ये जो तट है जिसको केप ऑफ कॉप्रिकॉन के नाम से जाना जाता है या आशा अंतरिक्ष मार्ग के नाम से हम जानते हैं, ये देखिएगा केप ऑफ गुड होप लिखा हुआ है, ये पॉइंट नीचे वाला जो लास्ट पॉइंट है, इसके क्षेत्र से ऊपर वो टकराएगी यहां जहां नाम्बिया डेजर्ट लिखा हुआ है, नाम्बिया डेजर्ट भी बोल देते हैं इसको, कालाहारी मरुस्थल आपने सुना होगा। वो इन क्षेत्रों के साथ टकरा के और फिर ऊपर उठने की तैयारी करती है और उस धारा का नाम है बेंगुएला की ठंडी धारा। बेंगुएला की ठंडी धारा जो कि आपकी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ साथ आगे बढ़ती है और वापस जाके फिर इसी द्वीप के साथ अपना संपन्न कर देती है। ठीक है ना। एक और मैं आपको बता देता हूं,
अटलांटिक और प्रशांत महासागर की धाराएं आपने कर ली है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं हिंद महासागर की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हिंद महासागर में एक तरह से आधा ही डेवलप कर पाया अपने आप को, क्योंकि इसके उत्तर की तरफ आप नजर डालोगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत बड़ा स्थलीय भाग दिख रहा है साफ साफ। जो ये येलो कलर से मैप में दिखाया जा रहा है ये सारा स्थलीय भाग नजर आ रहा है। तो हिंद महासागर की सिर्फ दक्षिण की तरफ ही महासागरीय धाराओं का पूरा पंडाल बन पाया, चक्कर बन पाया, ना कि सिर्फ उत्तर की तरफ तो ये अवरुद्ध होके रह गया। मैं ये कहूं तो सही रहेगा कि ये संपूर्ण हो ही नहीं पाया। तो हिंद महासागर की जो धारा, दक्षिणी हिंद महासागर की धारा चली वो मेडागास्कर, ये आप देखिएगा एक बार मैं आपको बता देता हूं, मोजाम्बिक नजर आएगा। मोजाम्बिक, ये देखिए मोजाम्बिक तट है और ये मेडागास्कर है। ये मोजाम्बिक जहां मेनुलिन नजर रही है मोजाम्बिक, और ये मेडागास्कर द्वीप है। जब ये महासागरीय धारा मोजाम्बिक के साथ टकराती है तो मेडागास्कर के एक धारा पश्चिम की तरफ से और एक धारा आपकी पूर्व की तरफ से निकलती है, जिसे हम मेडागास्कर और मोजाम्बिक की धारा के नाम से जानते हैं। और जब मेडागास्कर को क्रॉस करके ये धारा आगे दोनों मिल जाती है तो फिर उसको हम कहते हैं अग्लुहास की गर्म धारा के नाम से हमने उसका नाम दिया अग्लुहास धारा। और फिर ये अग्लुहास धारा आगे की तरफ जब बढ़ती है तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाह में आके और फिर ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में पहुंचती है। ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा तट है? ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट है, तो इसको हम कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, जो एक ठंडे जल की धारा है। ऐसा ही हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की तरफ तो पड़ती है आपकी गर्म जल धारा और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की तरफ आपकी पड़ती है ठंडे जल की धारा, और लास्ट में वो ठंडे जल की धारा ऊपर वाली धारा में जाकर अपना चक्कर पूरा कर देती है। तो इस प्रकार से हमने आज तीनों महासागरों की धाराओं, चाहे वो उत्तरी महासागर की धाराएं हो चाहे वो दक्षिण महासागर की धाराएं हो, करी है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि महासागरीय धाराएं हमेशा समुद्र तल के समांतर बहने की कोशिश करती है, कि उच्च तल से निम्न तल की तरफ जाने का प्रयास करती है। और इसमें मुख्य बातें जो रही वो ये है कि एक तो ये अपना चक्कर पूरा करती है, जहां से स्टार्ट होती है पूरा सराउंडिंग एरिया कवर करते हुए वापस उसी स्थान पे आके मिलती है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि ये धाराएं एक बार गर्म जल धारा में जाती है, कन्वर्ट होती है, तो दूसरी बार ठंडे जल धारा में कन्वर्ट होकर अपना सर्कल पूरा करती है। मुझे आपको थोड़ा सा सार्गेसो सागर के बारे में बताना था। मैंने एक वर्ड लिखा था सार्गेसो सागर। ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, निम्न वायुदाब क्षेत्र है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि होता क्या है। देखिएगा, आपको पता है कि ये कौन सी धारा थी? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय गर्म धारा। फिर इसके बाद में आपको ये पता है ये गल्फ स्ट्रीम थी, ये गल्फ स्ट्रीम थी। फिर उसके बाद में आपको ये पता है कि ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह था। और फिर आपको ये पता है कि कैनेरी की धारा थी। इस धारा के बीच में ये जो क्षेत्र पड़ता है पूरा का पूरा, ये क्षेत्र एक सर्कल के रूप में कवर होके रह गया। महासागरीय धाराओं के जंजाल के बीच में ये क्षेत्र कवर हो गया। और इस क्षेत्र पे ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारा का सारा जहां से मैं सराउंड कर रहा हूं ना, इसको बोलते हैं सार्गेसो क्षेत्र। दरअसल सार्गेसो सागर है एक, जो कि घास का नाम है। एक ऐसी घास है सार्गेसो जो जड़ विहीन घास है। घास का नाम सार्गेसो है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वंस अगेन रिपीट दिस वन। सार्गेसो एक घास का नाम है और वो ऐसी घास है जिसकी कोई जड़ ही नहीं है, जो पानी में बिना जड़ के उगी हुई है। और वो ऊपर से गुजरने वाले एरोप्लेन को भी अपनी तरफ आकर्षित करके नीचे गिरा सकती है। इतनी ज्यादा ग्रेविटी फोर्स है यहाँ पे कि इस क्षेत्र को सराउंडिंग को पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया जाता है, यहाँ कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि ये सर्कुलेशन का क्षेत्र बना हुआ है। महासागरीय धाराओं के बीच में एक ऐसा शांत क्षेत्र बना हुआ है जो कि घास से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये जड़ विहीन घास का क्षेत्र है सार्गेसो। ठीक है ना? बस मुझे आज आपको यही क्लियर करना था कि किस प्रकार से महासागरीय धाराएं अपना चक्कर पूरा करती हैं। और दोनों महासागरों, चाहे वो उत्तरी महासागर गोलार्धीय महासागर हो चाहे वो दक्षिण गोलार्धीय महासागर हो, अपना स्वरूप पूरा करते हुए महासागरीय धाराएं अपने पैटर्न के रूप से जहां से शुरू होती है वहीं पे वापस आके खत्म हो जाते हैं। मैं ओमवेड धनखड़ वंस अगेन गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको महासागरीय धाराओं के पैटर्न का स्वरूप समझ आया होगा। थैंक यू।